हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई बुक के बारे में, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपके बीएससी बी एग्जामिनेशन में जब आई थिंक कुछ सेमेस्टर में इसका सिलेबस मिलता है, ठीक है। और CSIR नेट के सिलेबस में ये है और इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं भी है वहाँ पर। तो जो मैं यहाँ थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा वो दोनों के बेसिस पे होगा। पहले हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि बीएससी का भी कुछ लाभ हो जाए। उसके बाद जैसे चैप्टर खत्म होगा तो फिर मैं उसके बाद CSIR नेट के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, जिससे हमारा पूरा CSIR नेट का भी सिलेबस इधर कवर हो जाए, ठीक है। तो दोनों को मैं साथ लेकर चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक टू हायर तक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज हमें CSIR नेट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं कोई इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एक्चुअल में हमें क्या मतलब कि यहाँ सिखाता है। तो एक्चुअल में हमें क्या सिखाता है हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो हमारा होता है वो मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड फिजिक्स, हमें दोनों में इसका मेन रोल देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका रोल कैसे होता है? तो एक्चुअली में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो हमारा होता है, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये एक पावरफुल टेक्निक होती है। किस लिए टेक्निक होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए, किसी भी टाइप का मतलब ये हुआ कि डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स एंड वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स, तो इनका बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए ये पावरफुल टेक्निक देता है। क्या देता है? हमें पावरफुल टेक्निक्स दे देता है। और ये इतने अच्छे टेक्निक्स हमें देता है कि जिसकी हेल्प से आप इनके प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करना टफ हो जाता है, लेकिन इसकी हेल्प से आप बहुत इजी वे में वाइब्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैं इसकी अप्रोचिंग देखता हूँ या फिर मैं इसमें यूजेस देखता हूँ, इसमें एक्चुअली में तुम्हें देखने को क्या मिलता है ज़्यादातर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ अ सिंगल या मोर वेरिएबल्स। दैट मीन्स आपको ये तो सिंगल टाइप यानी कि एक्स या वाई या फिर है ना सिंगल वेरिएबल, या फिर मोर एक्स वाई हो गया, एक्स वाई वाई डैश हो गया, सिमिलरली इस टाइप से ना। तो आपको इनका मैक्सिमा मिनिमा इस फंक्शन को निकालने के लिए इसमें देखने को मिलता है। या फिर इसमें ये भी बोल सकता है कि इट्स ऑब्जेक्ट टू फाइंड स्टेशनरी वैल्यू एस्टिमम ऑफ द गिवन फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें चलने वाला है पूरी बुक में। क्या स्टेशनरी वैल्यू, इस पूरी बुक में आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इसको हम लोग और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वैल्यू। या फिर इसमें हमें मिलेगा एक्सट्रीमम, मतलब पूरी बुक में आपको ये देखने को मिलेगा क्या, एक्सट्रीमम। आपको काफ़ी जगह दिखना मतलब दिखा भी होगा क्वेश्चन, एक्सट्रीमम ऑफ, ठीक है, गिवन जो भी हमारा होगा उसके लिए, तो गिवन जो भी फंक्शन होगा उसके लिए हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि सबसे पहले इसको किसने डिस्कस किया था। तो मैं बात करूंगा द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाज फर्स्ट सॉल्व्ड बाय जैकोब बर्नौली इन 1698। किसने? जैकोब बर्नौली। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, वैसे हिस्ट्री कोई आती होती नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है ना कि इंटरेस्ट टॉपिक में बन जाता है और अच्छा खासा मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये कहाँ कहाँ यूज होता है और किसने फर्स्ट इसको डिस्कवर किया है ना, और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर डिस्कस कर लेते हैं ना तो ये माइंड मेकअप बन जाता है और जिससे हमें चीज़ें समझ में ज़्यादा आने लगती हैं, ठीक है। और कोई मेन मुद्दा नहीं है कि हम आपको ये नहीं बताना चाहते हैं, बस इतना इसको बता के हम आपको ये कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको इस टॉपिक से कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि आपको टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहे लास्ट तक, ठीक है। तो जैकोब बर्नौली ने 1698 में, ठीक है, 1698 में इसको डिस्कवर किया था, मतलब डिस्कवर किया, सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं जनरल मेथड की बात करूं, बहुत ही जनरल मेथड जिसको हम पूरी बुक में डिस्कस करने वाले हैं, मोस्टली पूरी बुक में हम देखा जाए इसी को लेकर चलने वाले हैं, जनरल मेथड, ठीक है। वो भी किसका होता है? तो जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग अगर हम बात करें किसने दिया, जिसको हम यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो वो होता है बहुत सारी प्रॉब्लम में हम आइलर्स के यहाँ पे क्वेश्चन यूज करने वाले हैं, इसलिए आइलर्स का जो मेन रोल होता है इसमें कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन होते हैं? तो आइलर सर होते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि आइलर के इक्वेशन क्या होते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, ठीक है ना। तो ये हमें इसकी हाइपोथेसिस पता चलती है कि हाँ ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एक्चुअल में कहाँ पे और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है और इसको किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले किसने सॉल्व किया था और इसमें क्या क्या मतलब कि किसका मेन रोल इसमें है। तो आइलर्स के इन्होंने पहले तो कुछ सोल्व किया
बट आइलर्स ने जो हाइपोथेसिस दिए हैं, आइलर्स ने जो मेथड दिए, जनरल मेथड दिए इसको सॉल्व करने के लिए, वो ऑसम है और इतनी बेहतरीन है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी आप खुद देखेंगे कि बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें पोर्शन आता है वो वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विद फिक्स्ड बाउंड्रीज के लिए आता है, जो कि हमें क्वेश्चन इसको मिलेंगे, इसमें हम डिस्कस भी करेंगे। और जो पहला आज का हमारा लेक्चर होगा वो होगा आइलर्स इक्वेशन पर। किस पर होगा? आइलर इक्वेशन पर। तो डिस्कस करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट डिस्कस करना है कि फंक्शनल्स क्या होते हैं। एक्चुअल में फंक्शनल्स होते क्या हैं, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हमें ये पता होगा ना, तो हमें इससे पता होगा कि किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए उसकी स्टेशनरी वैल्यू या एक्सट्रीमम वैल्यू यहाँ पे क्या मेन रोल करती हैं और वो क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो हमें पता चलेगा। तो कंसीडर कर लिए, जैसे मान लिया हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक मान लिया P हमारे पास पॉइंट है और एक हमने मान लिया Q हमारे पास पॉइंट है। एक को नाम दे दिया हमने x1 y1 और एक को नाम दे दिया मैंने x2 y2, राइट। तो हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं और इसके बीच में हमें कर्व फाइंड करने का प्रॉब्लम हो। कैसा? तो इसमें ऐसा है कि हमारे पास कि कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग a कर्व अब थ्रो दिस पॉइंट्स, यानी कि दिस पॉइंट मतलब 2 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे P एंड Q जो मैंने लिया यहाँ पे वो पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ थ्रो 2 पॉइंट्स x1 y1। अब क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से मुझे यहाँ तक कितने कर्व मिल सकते हैं, तो हम बोल देंगे काफ़ी कर्व आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप कैसे भी इसमें जा सकते हैं, जैसे आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, आप यहाँ पे सीधे से जा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन इसका भी एक हमें क्वेश्चन मिलता है, आप ऐसे जा सकते हैं। तो मतलब कई तरीके से आप इसमें जा सकते हैं। तो हम इसी पे प्रॉब्लम मतलब कि फाइंड करते हैं और इस पे फंक्शनल इस पे कैसे होगा मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। तो वही बताया गया कि 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 डिस्कस करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। तो हुज लेंथ, ठीक है, इस मिनिमम, राइट। ये पॉइंट है कि इसका जो लेंथ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम। मैं अभी ये थोड़ी लैंग्वेज है, मैं इन जनरल बात कर लेता हूँ तो आपको पूरा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो मिलेगा वो इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और हमें क्वेश्चन सॉल्विंग लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब इसमें सीधे क्वेश्चन ही मिलते हैं, ज़्यादा थ्योरी तो आती नहीं है, तो ज़्यादा क्वेश्चन ही इसमें देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हमें एक कर्व फाइंड करने की बात की जाती है। वी विश टू फाइंड, इस पे पूरी थ्योरी में डिस्कस कर लूँ एक बार, उसके बाद मैं जब आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको मजा आएगा, ठीक ना। वी विश टू फाइंड अ कर्व सी, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2, ठीक है, एंड हैविंग इक्वेशन y इक्वल टू yx, राइट। इनका कहने मतलब ये हुआ कि हम इसमें क्या विश करते हैं कि पहले हम दो पॉइंट के बीच में कर्व फाइंड करते हैं और जिसका हमें एक इक्वेशन भी हमें देखने को मिल जाएगा, और उस पॉइंट के लिए यानी उन कर्व के लिए हमें उनकी बाउंड्रीज वैल्यू भी मिल जाएंगी, जैसे कि yx1 इज इक्वल टू कोई वैल्यू आएगी, उसको हम नाम दे दिए y1 एंड yx2, ये बाउंड्रीज वैल्यू होंगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बाउंड्री वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, यही होंगी, वो क्या होगा, y2 होगा। भाई x1 डालेंगे तो y1 आएगा, x2 डालेंगे तो y2, ये क्या है, ये इसकी बाउंड्रीज वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई, इनकी बाउंड्रीज वैल्यू हो गई, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे एक कर्व इनके बीच में फाइंड करना था, और जिसका एक इक्वेशन होगा और उसकी एक बाउंड्रीज वैल्यू होंगी, जैसे कि x1 के लिए y1 हो जाएगा और x2 के लिए y2 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और इनके लिए एक फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, सच दैट
ये फंक्शन मेन होता है, ठीक है, सच दैट फॉर ए गिवन फंक्शन, कैसा फंक्शन होगा, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम, वो इसमें होगा एक x होगा, एक y होगा वेरिएबल, और एक होगा y डैश, ठीक है, x y एंड y डैश, राइट। तो इससे जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो मुझे मिल जाएगी x1 से x2 हमारी लिमिट इसकी होने वाली है, ठीक है, और फंक्शन आपका होगा कैसा, x होगा, y होगा, उसमें y डैश, ये 3 वेरिएबल होंगे, एक होगा x, एक होगा y, और एक होगा y डैश dx। और ये क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए इज स्टेशनरी। हमने बोला था आपको ये वर्ड बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पर, स्टेशनरी वैल्यू, या फिर ऐसा हो सकता है कि एन एक्सट्रीमम। चलो हम इन पे डिटेल लेने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनके डेफिनेशन भी आपको हम बता देंगे कि इनका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी मैंने जो लिखा है बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी फंक्शन एक्चुअल में क्या होते हैं बाद में डिस्कस कर लिए जाएंगे, बहुत ईजी वे में हम बात करेंगे आपको, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने क्या बोला कि इस टाइप के फंक्शन का, ठीक है, इस टाइप के फंक्शन का अगर एक डेफिनेट वैल्यू निकाल लिया जाए, इस टाइप के फंक्शन का अगर एक डेफिनेट वैल्यू निकाल लिया जाए, डेफिनेट वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग फंक्शनल। उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल। यानी इस फंक्शन का अगर हम एक डेफिनेट वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल। क्या कहते हैं, फंक्शनल। बस इतना तुम्हें याद रखना है। तुम्हें तो सब एक थ्योरी दिया कि हाँ 2 पॉइंट दिए गए थे, उनके बीच में कर्व ड्रॉ करना था, ठीक है। कर्व ड्रॉ करके फिर उनके भाई जाहिर सी बात अगर कर्व ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मुझे बाउंड्रीज वैल्यू मिल जाएंगे, राइट। तो हमने क्या बोला कि एक कर्व जो बनाएंगे उसका एक इक्वेशन भी होगा, तो ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया उसके लिए, और सिंपल उस फंक्शन की अगर हम डेफिनेट वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो कहलाता है फंक्शनल। क्या कहलाता है, फंक्शनल कहलाता है। तो ये डेफिनेट वैल्यू जो कहलाता है फंक्शनल, जो y इक्वल टू वाई एक्स टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, y इक्वल टू वाई एक्स टाइप का होगा, इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल, ठीक है। तो फंक्शनल की एक सिंपल सी थ्योरी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है, राइट। तो अब मैं आगे चलता हूँ, और मेरे पास जो मेन है, जो आज का लेक्चर है, जिस पर हमें आज लेक्चर देना है, वो है आइलर्स इक्वेशन। क्या है, आइलर्स इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। आपको सबसे पहले एक चीज क्या होगी कि आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन जो मैंने अभी दिया था, ठीक है, वो दिया जाएगा, और उस इक्वेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फंक्शन में चॉइस करना पड़ेगा, और फंक्शन चॉइस करने के बाद हमें इस इक्वेशन में यानी आइलर इक्वेशन में रखना पड़ेगा, जिसको आइलर्स लेंग्राज इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आइलर्स इक्वेशन सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में रहता है, लेकिन इसका जो फुल नेम होता है तो आइलर्स लेंग्राज इक्वेशन भी नाम होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि वहां से फंक्शन उठाते हैं, और फंक्शन उठाने के बाद फिर हम इक्वेशन में रख देते हैं, और सिंपल हमें यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है, जो कि y इक्वल टू वाई एक्स के रूप में होगी, और जो y इक्वल टू वाई एक्स के रूप में होगी वही कहलाता है फंक्शनल, और वही होता है स्ट्रीमम वैल्यू उसकी, वही होती है स्टेशनरी वैल्यू, राइट। अभी हम डिस्कस कर लेंगे, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर हमें इसकी एक इक्वेशन मिल जाती है, सिंपली मैं आपको सीधे इक्वेशन पे लिखे चलता हूँ। तो वही रखना है हमें, डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये याद रख लेना है आपको, बहुत अच्छे से याद कर लेना है इसको, और d अपॉन डी एक्स, उसके बाद आता है डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको याद कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है तुरंत याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में आपको इसी इक्वेशन से ही सारे काम करने हैं, ठीक है। और इससे जो ऑब्जर्वेशन निकलेगा उस पर काम करने हैं, कहने मतलब इसको मुझे लगता है इसी वक्त तो आपको याद कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो होती है ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है स्ट्रीमम की, याद रखना। इसको हम सफिशिएंट कंडीशन बिल्कुल नाम नहीं दे रहे हैं, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। और किसके लिए होती है, तो फॉर, हमने पहले बोला इंटीग्रल वैल्यू होगी x1 से x2 हमारे पास, ठीक है, जाएगा लिमिट, और फंक्शन होगा किसका, x का होगा, y का होगा, एंड y डैश का होगा dx, और जो इसकी वैल्यू आएगी हमने पहले बोला, ठीक है, ये कहाँ का होता है, तो टू बी एंड स्ट्रीमम, स्ट्रीमम या फिर स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू, इतना आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी हमें करना क्या है कि हम इसके अनदर फॉर्म के बारे में लेकर चलते हैं आपको। तो इसका हम अनदर फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अनदर फॉर्म में मैं आपको डिस्कस करना था, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब जितना भी मैं डिस्कस करूंगा जान लो कि सारा पॉइंट आपको एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, ताकि इसके सभी प्रॉब्लम्स आपके इजी वे में सॉल्व हो पाएँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में इसमें। चलो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं पहला पॉइंट कि मेरे पास भाई इक्वेशन क्या दिया जाता है। तो इक्वेशन मेरे पास दिया गया कि डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। ये गिवन है। अच्छा, मैं इसमें अगर वाई डैश से अगर मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड करा देता हूँ तो इसमें क्या मुझे देखने को मिलता है, तो मुझे देखने को मिलेगा वाई डैश अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस वाई डैश डी अपॉन डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। हमें ये देखने को इसमें मिलता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट तो आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा आपको नोट पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको प्रूव कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसके कुछ नोट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान दो। यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं इसकी बाउंड्री वैल्यू की बात करता हूँ तो डिपेंडिंग ऑन द बाउंड्री कंडीशन द सोल्यूशन ऑफ, जो इसका सोल्यूशन होगा, जो भी इसका सोल्यूशन होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। और ये जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो सकता है कि वो यूनिक हो सकता है, ठीक है। याद रखना, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, यूनिक हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। इसका जो सोल्यूशन होगा ये क्या हो सकता है, यूनिक हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है ना, और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। एक बात क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी बाउंड्री कंडीशन पर, मैंने क्या बोला, इसकी बाउंड्री कंडीशन पर इसका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर नो सोल्यूशन भी हो सकता है। इसीलिए जब हम बात करेंगे इसके स्टीमम ऑफ द फंक्शन की, तो वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं यूनिक, इनफाइनाइट और नो स्टीमम। क्या हो सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, या फिर नो स्टीमम वैल्यू मिल सकती है। तो ये एक नोट पॉइंट था जो मैंने आपको अभी बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कभी कभी क्या होता है, इस पॉइंट से सीधे हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, इस पर भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिलहाल के लिए अपने डेरिवेशन में आते हैं। हमने क्या कहा, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, वाई डैश से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अच्छा, वाई डैश से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आराम से मिल गया, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें आगे क्या करूंगा, तो मैं इसमें आगे क्या करने वाला, देखिए अब मैं इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, और आप इजी वे में देखेंगे इसको कि हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर मेरे पास क्या था भाई, मेरे पास हो गया था वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस वाई डैश डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0 बना था, ठीक है। अब इसमें मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ जिससे हमारा थोड़ा सा इजी हो जाए। तो क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा, ताकि भाई एक प्रॉब्लम है, इसको कुछ अंदर लेकर जाना है मुझे, अंदर। तो अंदर कैसे जाऊंगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें यार कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देखो मैं बताता हूँ। तो वाई डैश डी अपॉन डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं आपका सिंपली, तो प्लस कर देंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इंटू डी वाई अपॉन, ठीक है, डी एक्स, और इसी को माइनस कर लेना, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इंटू डी वाई डैश अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। कहानी क्लियर है? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें इसको लेकर ध्यान से देखें, तो मैंने इसको इसमें सोचो, मैंने इसमें ऐसा क्या क्या होगा जो ऐसा बन जाता है। अगर तुम ऐसा सोचो तो ऐसा रहा होगा कि मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव करना होगा, एक्स में इसको माना गया होगा फर्स्ट, इसको माना गया होगा सेकंड, तो इसमें यह होगा फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, और प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो कुछ ऐसा ही फॉर्म बन रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा फॉर्म देखने को मिल रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई डैश, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई और माइनस, अच्छा यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूँ अगर, तो मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश
और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है भाई, फर्स्ट इंटू सेकंड मान के क्या होगा, तभी तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अच्छा माइनस कॉमन ले तो प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो मेरे देखने को मिल जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और इंटू डी वाई डैश अपॉन डी एक्स। ठीक है, सिंपल ये देखने को मिल जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 0, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अब मैं इसमें क्या करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें बोथ साइड कुछ ऐड कर दूँ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो मैं इसमें बोथ साइड ऐड कर देता हूँ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अच्छा ऐसा सोच रहे होगे क्यों लाना, मैं आपको अभी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार डेरिवेशन एक बार और देख लोगे, फिर समझ में आपको आ जाएगा, इजी वे में आ जाएगा। तो मैं इसमें बोथ साइड ऐड कर रहा हूँ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डैश। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, और जब मैं ब्रेक कर दूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसा कर लो, इसको अलग कर लो, प्लस ही कर लो यार, इसको अलग कर लो, है ना। तो ये चाहे तो ये प्लस वाला एक साइड कर लेंगे, तो ये प्लस में है, क्या है मेरे पास, तो मेरे पास है डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और इंटू डेल वाई डैश अपॉन डी वाई डैश अपॉन डी एक्स, ये है। ठीक है, तो ये एक मेरा यहाँ पे बन गया, और माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स है, और ये हमारे पास है वाई डैश, ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, डैश इक्वल टू हो गया मेरे पास 0। अच्छा ये किसका फार्मूला होता है एक्चुअल में, तो ये फार्मूला हो जाता है आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ का। ठीक है, और माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई डैश, ये पार्शियल में आपने पढ़ा होगा, ठीक ना। ठीक है, ये पार्शियल में आपने पार्शियल डेरिवेटिव जब आपने सीखा होगा तो इसको आपने पढ़ा होगा फार्मूला। ठीक है, इक्वल टू बोथ साइड अगर हमने ऐड किया तो इधर तो मैंने ऐड ही नहीं किया, तो ऐसा करो इधर भी 0 नहीं रहेगा, इधर हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स ऐड किया था, तो इधर भी हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा हो गया। अच्छा मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ सिंपली, अगर मैं इसमें डी बाई डी एक्स ले लूँ कॉमन, तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास बन जाएगा एफ माइनस, ठीक है, वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई और इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अच्छा मैं इसी को, एक तो फार्मूला यहीं पे हो गया, मतलब फार्मूला एक्चुअल में देखने जाए तो ये मेरा एक फार्मूला ही है, यही मुझे लाना था, ये इसका अनदर फॉर्म है। ठीक है, अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ठीक है, और माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल वे में हम देखेंगे तो ये भी हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, और इसको आपको याद रखना है। क्या रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अच्छा ये देखा जाए तो CSR नेट में इसका प्रूफ तो आता नहीं है। ठीक है, ये जो प्रूफ है वो BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो BSc की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, लेकिन हमारे नेट के लिए अगर बात करें तो नेट के लिए हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हमारा बस ये फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है। बस समझ में आ गई, तो फार्मूला ही हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो अच्छा मैं बात करता हूँ यहाँ पर कंडीशन की, इनके सोल्यूशन में जब हम कंडीशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ से मैं अगर कुछ कंडीशन की बात करूँगा, अगर कंडीशन की बात कर ली जाए तो ठीक है, तो क्या कंडीशन निकल के आती है, विजुलाइज कर लो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो, जैसे मेरा फंक्शन क्या था, एफ एक्स कम वाई डैश था। ठीक है, तो मैं बोलूँ वाई इसमें ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई का मतलब हुआ वाई इसमें ना हो। ठीक है, तो वाई इसमें ना हो तो मतलब एक्स और वाई डैश होगा, अगर वाई इसमें नहीं होगा तो एक्स और वाई डैश होगा, कहानी क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वाई ना होने का मतलब ये हुआ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि डेल एफ अपॉन, भाई वाई ना होने का मतलब क्या हो, मैं बोल रहा हूँ डेल एफ अपॉन कि डेल वाई इक्वल टू 0। अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 है तो देखिए एक बार इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होता है, यहाँ से देख लो। डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 होने का मतलब ये हो गया 0। अगर ये हो गया 0 इसका मतलब ये हुआ कि डी अपॉन डी एक्स, भाई ये तो पोर्शन वैसे भी 0 में चला गया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। मैं मेन इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं यहाँ से आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर मेरे पास ये इक्वेशन मान लो है, ठीक है,
और अगर मैं बोल दूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ वाई, अगर वाई से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो हो गया, सो इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, क्या रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से आपको जो आइलर इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या रिड्यूस होकर बनेगा, तो बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स मैं इसको क्या कह सकता हूँ, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है। यानी अगर मेरे पास कोई जब इक्वेशन मेरा जब क्या हो, इंडिपेंडेंट वाई हो, तो सीधे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आने वाली इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कब लगाएंगे, जब याद रखना कि जब सॉल्यूशन कैसा हो, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश होता है तो, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश होता है तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश होता है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वाई डैश इंडिपेंडेंट होने का मतलब हुआ कि डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पोर्शन अगर मेरा जीरो हुआ तो ये पोर्शन जीरो हो गया। अगर ये मेरा पोर्शन जीरो होता है, ठीक है, तो तुम्हें देखने को मिलेगा, देखो जब ये पोर्शन मेरा चला गया जीरो में, ठीक है, जब मेरा ये पोर्शन चला गया जीरो में, तो आप देखने को पाओगे कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको डेल एफ अपॉन, सो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, ठीक है। सीधे आपको ये देखने को मिलेगा, बात समझे। तो जो एलआर इक्वेशन को रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। ये कब होगा, जब मेरा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या रहता है, जीरो रहता है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश। पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मैं अगर क्या बोल दूँ, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात कर लूँ मैं, ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ अगर मैं x की बात कर लूँ, तो यहाँ पे देखिए, अगर x से इंडिपेंडेंट होगा तो इसका मतलब हुआ कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। अगर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स ये पॉइंट जीरो हुआ, ये पॉइंट जीरो होने का मतलब क्या हुआ, तो ये इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इंटीग्रेशन करेंगे ऑन बोथ साइड तो मुझे मिल जाएगा, सो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर आइलर इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एफ माइनस वाई डैश, ठीक है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा कांस्टेंट, क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इजी वे में, ठीक है। तो इस लेक्चर का मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, जो लेक्चर मैं अटेंड कर रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझने में फोकस करिए, लिखने में अभी नहीं। मैं इसका पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट ही पूरा आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो आराम से उससे आप नोट कर लेके जाए बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी आप समझने में पूरा फोकस करिए, ठीक है। तो मेरा एक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाना, सिंपल मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन हो जाना और वहाँ से आप इसका तुरंत पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखो, यहाँ तक सारे पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया उनको आप याद कर लो। एक तो पहला पॉइंट मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दूँ, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और चौथा ये जो हमारा मेन फार्मूला है, ये मे बी मेन फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, ठीक है, और पांचवा पॉइंट आपका ये हो गया। तो सभी पॉइंट आपको मैंने बताए, याद कर लो, इनको अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने एक क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि सो दैट द शॉर्टेस्ट कर्व ज्वाइनिंग टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी बोल रहा है कि अगर आप कोई दो पॉइंट ले लें, तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव में आता तो क्या मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से पिक नहीं कर सकता था विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। तो शो करना है यहाँ पे, अगर दो पॉइंट है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस की बात करेंगे तो कई तरीके से समझा सकते हैं, मतलब अगर यहाँ से हम बात करें, यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे लैक होके जा सकते हैं, यहाँ पे कई वे हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने की। लेकिन उसने पॉइंट की बात की ना, उन्होंने बोला शॉर्टेस्ट कर्व क्या होगा, शॉर्टेस्ट कर्व ज्वाइनिंग टू फिक्स्ड पॉइंट, वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वही एक ऐसा है जो शॉर्टेस्ट है, अदरवाइज जितने में जाएंगे सभी में जो डिस्टेंस होगी मिनिमम नहीं होगी, बहुत ही मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब यही हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसमें ये स्ट्रेट लाइन आपको दे सकता है। तो ये तो सीधा हुआ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर विद ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमें इतना काम करना है, लेकिन बट
अगर हम मानते हैं कि हमारे 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, अब ये डॉट 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 ही शॉर्टेस्ट है, लेकिन हम ऐसा ना माने कि हमने मान लिया एक कर्व से अगर हमें मिल रहा है, हम मान लें कि हमें कर्व मिल रहा है, ठीक है, उसको नाम दे दिया हमने एस। क्या नाम दे दिया? अगर हमने एस नाम दे दिया, तो अगर हमारे पास एक कर्व मिल रहा है तो इस कर्व से हमें क्या मतलब कि पॉइंट निकल के आता है, तो इससे मुझे निकालना है। तो ये पॉइंट अगर मान लो x1 बन जाता है, x1 y1 बन जाता है, और ये पॉइंट मान लो x2 y2 बन जाता है, तो इस वाले केस में हमें क्या देखने को मिलता है ये बताइए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा s इज इक्वल टू, ठीक है, x1 से x2 मिल जाता है, x1 से x2 मिल जाता है, और ये हो जाता है आपका ds, सिंपल। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई कर्व के लिए ऐसा क्या होता है, तो यहाँ पे ds इक्वल टू हमने पढ़ रखा है पहले से ही कि ds इक्वल टू क्या होता है, बोलते हैं अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होता है। क्या होता है? dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होता है। तो इसको हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा s इक्वल टू x1 x2, और ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास x1, फिर मेरे पास हो जाएगा x2, और इसको मैं थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ dx ले लूँ कॉमन। क्या ले लूँ? dx इसमें ले लूँ कॉमन, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, तो मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, ठीक है। हमने क्या बताया था, सिंपल, अगर ऐसा कोई फंक्शन मिलता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा पास बन जाता है, सिंपली अगर मैं बात करूँ ये मेरे पास क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है मेरे पास फंक्शन। क्या बन जाता है? फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन में देखो क्या क्या है, इस फंक्शन में केवल मेरे पास वाई डैश है, ना तो मेरे पास x है और ना तो मेरे पास y है, ना तो मेरे पास x है और ना तो मेरे पास y है, यानी इन दोनों यहाँ पे नहीं है, ये दोनों ही यहाँ पे नहीं है। अगर ये दोनों हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो इससे क्या क्या निकल के आता है, देखिए, ना तो x ना तो y है, तो फंक्शन में क्या मिल गया, यहाँ से पहले बात फंक्शन ढूंढिए। तो फंक्शन मुझे मिल जाएगा यहाँ से क्या, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो x ना तो y, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब यही निकल के आया। अगर ये निकल के आया तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस, ठीक है, वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। होपफुली यही होता है, ठीक है। अब वैल्यूज में पुट कर दोगे, अगर तो ये रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं सभी वैल्यूज में रख दूं तो इजी वे में, तो मेरे पास बन जाएगा f माइनस, अभी हम वैल्यू नहीं वहां के पुट करेंगे, अभी सिंपल ऐसे रखेंगे, तो f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक कांस्टेंट हो जाता है तो इसमें हमें क्या देखने मिलेगा, अब तो हमें f की वैल्यू रख देना है, तो f की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और माइनस वाई डैश इंटू, अब इसका डेरिवेटिव कर लेना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो हो जाएगा 2 वाई डैश अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। पहले रूट एक्स का करेंगे जो कि सूत्र होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर अगेन अंदर का कर देंगे तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाले सीधे फॉर्मूले से है ना, तो 2x, तो सिंपल उसी से लगाया, ठीक ना। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपको बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली क्लियर है। अच्छा, इसके इक्वल टू में क्या चल रहा था, इसके इक्वल टू में चल रहा था c, तो मैं इसके इक्वल टू में रख दूंगा c। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है। अगर हम स्क्वायर कर दें ऑन बोथ साइड तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्या, मुझे यहाँ देखने को मिल जाता है कि 1 प्लस, अच्छा इन्वर्स करके स्क्वायर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्क्वायर कर देना तो हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर, और प्लस का 1 को उधर भेज देना तो हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 1 माइनस
c² अपॉन c², सो इम्प्लाइज दैट। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे y डैश यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो y डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √1 - c² अपॉन c, और इसको एक नया नाम दे देंगे हम लोग a। ठीक है, क्या नाम दे देंगे हम लोग, इसका a नाम दे देंगे। तो मुझे यहाँ से मिल जाता है y डैश इक्वल टू, यहाँ पे मिल गया a। ठीक है, इसका y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx, y डैश का मतलब हुआ डेल y अपॉन डेल x। ठीक है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब हुआ y इक्वल टू आया ax प्लस b। क्या आया, ax प्लस b। ठीक है, ax प्लस b मतलब ये क्या है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, पूरी तरीके से क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर्व वाला जो हमने अभी डिस्टेंस की बात की है, वो क्या मिलता है हमें, शॉर्टेस्ट ज्वाइनिंग टू फिक्स पॉइंट के लिए वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, बढ़े आगे। तो चलते हैं पॉइंट पर अपने। अब ये है फाइंड द स्टिमल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल्स। यहाँ पे देखो फंक्शन हमें क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है, यहाँ पे फंक्शन हमें ये मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन में ये मिल जाता है, यहाँ पे फंक्शन में ये मिल जाता है, और यहाँ पे फंक्शन में ये मिल जाता है। तो फंक्शन तो आराम से चॉइस कर लोगे, और इनका हमें क्या निकालना है, स्टिमल्स निकालना है। तो आराम से आप निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उसमें सीधे फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है x प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश। ठीक है, ये फंक्शन है। अच्छा, इस फंक्शन में क्या इंडिपेंडेंट है, तो हेयर इंडिपेंडेंट y। अगर इंडिपेंडेंट y है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0। अगर डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0 तो हमने कुछ केस लिखवाए थे। ठीक है, अब वो केस आप याद करो, मैंने क्या केस लिखवाया था कि डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू 0 होने के लिए क्या केस लिखवाया था। तो एक बार अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे पता अभी आपको याद नहीं होगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ y में मैंने क्या केस लिखवाया था, ये केस लिखवाया था। ठीक है, कि डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ y के लिए मैंने बताया है कि डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आई थिंक याद हो गया। ठीक है, तो याद करने वाली बात नहीं है वैसे, लेकिन याद इसलिए रखो ताकि आपके मैथमेटिक्स में क्या रहे, स्पीड मेंटेन रहे। भाई साहब, स्पीड वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड। ठीक है, तो आप इसी से लगाएंगे, है ना। तो चलिए, क्या अपने पास एक हो सकता है, एक तो हो सकता है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको याद नहीं, आप सोच रहे हो सर हमें एक ही फॉर्मूले से काम हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहे, हम बार बार इतने सारे फॉर्मूले कहाँ तक याद रहें, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी एक मेरे पास एक विचार है, आप उसको भी आप फॉलो कराएं, उससे भी आप कहानी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि आप ये फॉर्मूला याद रखें। कौन सा भाई, कौन सा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखें कि डेल एफ अपॉन, ठीक है, डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। एक ये फॉर्मूला याद रखें, इससे ही वही निकलते हैं, आपने ये देखा खुद। और एक ये याद रखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। एक आप ये याद रखें, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों आप, सॉरी यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई थिंक होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, हाँ ये अब सही है। तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। पक्की बात है, इतना आपको याद रखना है। अगर आप इतना याद रखते हो ना, तो भी आपसे सारे क्वेश्चन आपसे इजी वे में लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह बात समझ में आ गई होगी। अब सोचो, अगर मैं इसमें डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 रख देता हूँ, यहीं से आंसर निकालूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ से अगर मैं आंसर निकालूँ, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बने नहीं बनेगा। यही तो मैंने अप्लाई करने के लिए बोला था। अगर आपने नहीं याद किया वो, तो ये याद तो कर रखा है, इसी से निकल आएगा, क्या दिक्कत है ना। तो अगर ये रखा, जैसे आपने रखा कि भाई एफ की वैल्यू ये है, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे वाई डैश के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, सिंपली अगर मैं इसका कर दूं तो एक्स वाई डैश और प्लस वाई डैश स्क्वायर। अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, एक्स वाई डैश तो 1 हो गया, और प्लस 2 वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ठीक है, ऐसा हो जाता है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हो जाता है मेरे पास 2y डैश इक्वल टू सी माइनस एक्स हो जाता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है y डैश इक्वल टू सी माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, सी माइनस एक्स बाई 2 देखने को मिल जाता है। अब मुझे चाहिए कि भाई कांस्टेंट से ज़्यादा मतलब ना रखिए, तो कांस्टेंट से मतलब ना रखते हुए तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि y डैश इक्वल टू सी बाई 2 को हम बोल देंगे c1 और माइनस हो जाएगा x बाई 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ अभी x रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा y, तो y हो जाएगा आपका c1x प्लस सॉरी माइनस x का करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इधर, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा c2। पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई, और पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ, एक वे में लिखूँ तो अगर ये वे में लिखा जाए तो y इक्वल टू क्या बन जाता है c1 c1 लो हाइस्ट पावर सबसे पहले लिख लो, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस c1x प्लस c2, ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाता है। तो ये है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी होती तो हम पर्टिकुलर कंडीशन पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर कोई कंडीशन नहीं दी गई तो हमारे पास यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर हम बोले y के कितने आंसर पॉसिबल हैं, तो x और y के चॉइस पर के कोई भी चॉइस के लिए तो भी यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे c1 c2 कांस्टेंट लगे हुए हैं, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन इसमें नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पर ये फिक्स हो जाते हैं और बाउंड्री वैल्यू, फिर उसके एक बाद हमको डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा y डैश स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। आई थिंक ये भी बहुत ईजी है, इसको भी हम लोग ईजी वे में डिस्कस करते हैं। फंक्शन मुझे क्या मिल गया, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, और फंक्शन मुझे मिल गया है y डैश स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ये तो मिला y डैश स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, राइट। अब इसमें देखो इंडिपेंडेंट क्या है, तो मैं अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यार इंडिपेंडेंट क्या है y। अगर इंडिपेंडेंट y तो इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। सो अगर यहाँ पे तो सबसे पहली चीज है कि आपका जो आइलर इक्वेशंस है, ठीक है, रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होता है इसका, रिड्यूस्ड फॉर्म जो बन जाता है वो बन जाता है डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप सीधे इसमें रखें, इसमें वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो अब याद होगा तो कितनी स्पीड से क्वेश्चन लगता है। देखो वाई डैश के रिस्पेक्ट में आप आंसर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2y डैश अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये इम्प्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा y डैश इक्वल टू सी एक्स क्यूब बाई 2, और यहाँ से बन जाएगा आपका y इक्वल टू सी बाई 2 एक्स पावर 4 बाई 4, और यहाँ पे बनेगा प्लस, इसको d मान लो या c1 दे दो, यार इसको c1 नाम दे देना तो ये c2 रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा c बाई 8 एक्स पावर 4 प्लस c2। पता समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, पूरी तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको c1 नाम दे देंगे तो ये c2 हो जाएगा, तो ऐसे c1 नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। c और c2 ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इसमें। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन। बोला था अच्छे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी बेसिक क्लियर हो गया है, तो थोड़ा क्या आपकी स्पीड मेंटेन ऑटोमेटिक हो जाएगी ना। f इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, y डैश और इनटू में, और ये आपका हो गया y डैश। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड नंबर। एक बार देख लेते हैं। यस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इंटू वाई डैश, ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करो। अच्छा, इसमें इंडिपेंडेंट क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट y है, इसमें भी इंडिपेंडेंट y है, इंडिपेंडेंट y। सो इम्प्लाइज दैट डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। रिड्यूस होकर इक्वेशन क्या बनेगा, तो आइलर इक्वेशन जो आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ से क्वेश्चन करूंगा तो y डैश, अच्छा इसको लिखूंगा तो क्या आएगा y डैश
प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अगर डेरिवेटिव किया जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा और प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। इसको लिख देंगे अपन, अब इसे रखो, ठीक है, सिंपल। तो इसको लिख देंगे अपन 2x स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू c-1 हो जाएगा और यहाँ से इसको नाम दे देंगे c1, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से वाई डैश इक्वल टू ये हो जाएगा c1 अपॉन यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, यहाँ से आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका y इक्वल टू और ये हो जाएगा आपका माइनस का c और अपॉन 2 से 2 अच्छा मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x पावर -2 बनेगा, +1 करेंगे तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, 2 रहेगा हमारे पास और सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो -1/2x आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आ जाना चाहिए और उसके बाद इसको c1 नाम दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो c-1 ही लिख रहे हैं। तो अच्छा इससे मत घबराया करो, अब अगर मैं ये लिख दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, कोई गलत करेगा थोड़ी इसको, ठीक है। और नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसको नाम दे देंगे c, ये c1 c2 नाम दे दो, क्या दिक्कत है, कांस्टेंट है c2 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको c1 हम इसलिए दे रहे थे कि इजी पड़ जाएगा ना, तो देखने में थोड़ा इजी लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास c1/2x, ठीक है। ये पूरे को ये 2 को ये पूरे को c1 मान लो, ये c1 मान लिया तो इसको मान लेंगे x इनवर्स और प्लस हो जाएगा c2, ऐसा भी ले सकते थे। तुम ये रिप्लेस मतलब जो है अपने अकॉर्डिंग करो, जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस आ जाता, प्लस आता तो इसको c1 मानते थे हम, माइनस ना रहता प्लस रहता। कहने मतलब जो तुम्हारे मर्जी हो वो कर लो, या फिर जो तुम्हारे बुक में आंसर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर लो, डजन मीन, ठीक है। ये इतना कोई फर्क देने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ नहीं है इतना, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 4th नंबर क्वेश्चन में आई थिंक f इक्वल टू है आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2y साइन x। अच्छा इसमें इंडिपेंडेंट क्या है, तो इसमें इंडिपेंडेंट तो ना तो x है ना y है ना y डैश है, सो इसमें हम सीधे आइलर इक्वेशन लगाते हैं, अपनी कहानी को क्लियर करते हैं। आइलर इक्वेशन, ठीक है। तो अपनी पूरी कहानी को क्लियर करते हैं। क्या होता है आइलर इक्वेशन, जरा मुझे बताइए। तो होता है डेल f अपॉन डेल y, ठीक है। अब देखो रिवीजन करते रहो मन में, ठीक है। जैसे हमने बोला बताइए, तो इसका मतलब आपको मन में रिवीजन कर लेना उसका, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, याद होना बहुत जरूरी है। और साथ में पेन कॉपी ले लें, अब मेरे सिर्फ साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहें तो मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें जरूरत क्या है मुझे, वी नीड डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। सो वी गेट डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y माइनस 2 sin x and del f upon del y dash we get 2y dash, so we have del f upon del y की वैल्यू 2y माइनस 2 sin x माइनस dy dx, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, तो इसकी वैल्यू मेरे पास है 2y, ठीक है। तो इसको 2y डैश रख देंगे, इसको 0। जहाँ तक आई थिंक क्लियर है, पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं इसको रिड्यूस कर लूँ, अगर तो मुझे क्या क्या देखने मिलता है, देखो हो जाएगा 2y माइनस 2 sin x, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो 2 तो बाहर हो जाएगा भैया, तो 2 तो बाहर हो गया, ठीक है। अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा y डबल डैश, क्या मिल जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 0। 2 भेज देंगे तो इधर आ जाएगा y डबल डैश, माइनस भी भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा साइन x, क्या लगता है, माइनस साइन x, सॉरी माइनस साइन x आ जाएगा ना, ये देखने मिलेगा, ठीक है भाई। जैसे ही मान लो इन दोनों को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा तो ठीक है, यहाँ तो माइनस ही साइन बचेगा ना, 2 से डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया, ठीक है। इसका मतलब देखो कि ध्यान से डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास बन गई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगा, तो एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1, तो यानी एम स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। तो चलो यहीं से ले लो, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 रख लो, तो यहाँ से बन जाएगा डी इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सी एफ बन जाएगा, तो सी एफ
सॉरी देयरफॉर होता है, ठीक है। तो इसका सी एफ क्या बन जाएगा, सी एफ मेरे पास बन जाएगा C1 e की पावर x और प्लस C2 e की पावर माइनस x हो जाएगा। कहानी क्लियर है? ठीक। नाउ पी आई की बात कर लेते हैं एक बार। तो पी आई यहाँ से क्या बनेगा भाई साहब, तो होता है ना माइनस साइन एक्स अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर यानी कि सीधे ऐसा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन -1 में माइनस है तो -1 प्लस हो जाएगा, तो मिला के साइन एक्स अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा देयरफॉर y इक्वल टू आई थिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, पहली चीज़ ये देखो, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओडी में आपने पढ़ा होगा, मैं भी वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ओडी पीडी, मैं देखो इसके भी लेक्चर स्टार्ट करूँगा। ओडी पीडी बहुत ईजी है यार, मैं तो जब पढ़ाऊँगा ना इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि ओडी पीडी से आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, गारंटी, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, अभी मैं सिंपल वे में डिस्कस करने वाला हूँ, ये पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो y इक्वल टू क्या बनेगा, तो सी ए प्लस पी आई होता है, तो सी एफ की वैल्यू बोलो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स और प्लस पी आई बोलो तो हो जाएगा 1/2 साइन एक्स आ जाएगा, 1/2 साइन एक्स। तो ये डिजायर्ड रिजल्ट हो गया आपका, यही आपका क्या हो गया, सिंपली वे में आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या दिया जाएगा, f इक्वल टू क्या दिया जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। देखो इसमें इंडिपेंडेंट क्या है, तो इसमें इंडिपेंडेंट है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल f अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 हुआ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। अगर मैं इसमें ये रखता हूँ तो मेरे पास जो आइलर इक्वेशन होती है वो रिड्यूस होकर क्या आ जाएगी, तो रिड्यूस हो जाएगी और वो आ जाएगी सॉरी एफ माइनस, ठीक है, एफ माइनस और यहाँ पे वाई डैश और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अच्छा मेरे पास एफ की वैल्यू क्या है, मेरे पास है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश माइनस वाई डैश इंटू, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई थिंक स्क्वायर है क्या क्वेश्चन में, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है क्वेश्चन में, तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रख लेंगे, ठीक है। और सिंपली अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 और y पावर -3 बनेगा तो मिला के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ तक तो कहानी से क्लियर हो गई, ठीक ना। और यहाँ से एक पावर हमारा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कॉन्स्टेंट सी चल रहा है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर देखा जब पूरा वैल्यू कॉमन हो गया तो कुल मिला के हमारे पास 3 आ गया, अपान आ गया वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोचिए विचारिए। तो जैसे 3 आया, इसको हम उधर भेज दें, डिवाइड में तो कोई दिक्कत है नहीं, नया कांस्टेंट लेट कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, फिर नया कांस्टेंट लेट कर लेंगे, इसको C1 नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे C1, ठीक है। C1 मेरे पास पहुँच गया, तो मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ कि हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू, और इसको लिख देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन C1, कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और अगर मैं वाई डैश इक्वल टू बात करूँ तो √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन C1, ठीक है, √C1 ले लो, √C1, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। अब ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो dy अपॉन √1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन √C1, ये हो जाएगा dx। अगर मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ यहाँ पर तो हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास y और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन
हो जाएगा C1। देखो एक होता है लॉग करके, लॉग y प्लस 1√1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, एक होता है साइन में होता है। तो जब मेरे पास साइन में ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम लॉग वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैटेनरी भी बनने के चांस होते हैं। तो जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा कि कैटेनरी होगा कि क्या होगा, तो वहाँ पे आप ये लगाओगे तभी कैटेनरी मिलेगा, अगर वो लगा दोगे कैटेनरी कहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ये लगाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, जो मन हो वो लगाओ, ठीक है। तो ये x/√C1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा C2, ठीक है। तो मैं 1 इसको चलो C' नाम दे देता था। अगर यहाँ पे मैं C' नाम देता, C' नाम देता, C' नाम देता, तो यहाँ C' नाम देता, तो यहाँ से मेरा इसका क्या मिल जाता, तो यहाँ से मुझे मिल जाता y इक्वल टू, यहाँ से हो जाता साइन, और इसको मैंने दे देता C' को ये माना C1 और C1 x प्लस C2। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में ना, वहाँ से मुझे लगता है ये ज़्यादा देखने में अच्छा प्यारा लग रहा था ना, इसलिए हम इसको ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कतें आ रही हैं? मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कतें आपको नहीं आ रही होंगी, आई होप सो, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन का अच्छे से जवाब आराम से दे पाएंगे, है। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया आपको, पूरी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में चलते हैं, और इसमें एक कंडीशन भी दी गई है, बाउंड्री वैल्यू भी दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको दिया गया है फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन क्या है, मेन वो है, तो y' का स्क्वायर है और प्लस 12xy है ना, y' का स्क्वायर है और प्लस 12xy है, और यहाँ पे दिया गया है y 0 पे 0 एंड y 1 पे 1 पे, ठीक है, क्या दिया गया 1। तो ये आपको गिवन है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट तो कुछ है नहीं यार, ठीक है, सिंपल सूत्र लगाना है, सिंपल फार्मूला लगाना है, तीनों मतलब यहाँ पे वेरिएबल है तो सिंपल फार्मूला ही लगाना है। फार्मूला याद ही होगा, तो सिंपल मुझे क्या करना है कि डेल f अपॉन डेल वाई निकाल लेना है ना, और फिर डेल f अपॉन एंड डेल f अपॉन डेल वाई डैश निकाल लेना है, और सिंपल सूत्र में रख लेना है। y निकालेंगे क्या आएगा, 0 हो जाएगा, इसमें जाएगा 12x, इसमें y डैश का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 2y डैश आ जाएगा। पक्की बात। फार्मूले में रखेंगे क्या होगा, फार्मूला क्या होता है भाई, डेल f अपॉन डेल वाई, डेल f अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स, ठीक है, डेल f अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या मिल जाएगा बी गेट, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 12x माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे क्या आएगा 2y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से क्या बनेगा 12x माइनस यहाँ से करेंगे क्या आएगा 2, और इसका कर देंगे तो क्या आएगा y डबल डैश इक्वल टू 0। अगर मैं करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 2y डबल डैश इक्वल टू 12x, यहाँ से आ जाएगा आपको y डबल डैश इक्वल टू 6x। आई थिंक यहाँ तो कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो पहले आएगा y डैश इक्वल टू आ जाएगा 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं y इक्वल टू बात करूँगा तो 6 तो 3 और क्लियर है, 3 से 3 खत्म, कुल मिला के मैं x क्यूब लिखूंगा, ठीक ना, और प्लस C1x प्लस C2, ये मेरे पास आपका आंसर आया। लेकिन पहले आंसर इतना आता था, लेकिन अभी मेरे पास बाउंड्री कंडीशन भी है, मैं बाउंड्री कंडीशन को भी लूंगा, तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब y इक्वल टू 0 रखने पर वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 0 रख देता हूँ, तो 0 इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा C2, दैट मीन C2 वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और जैसे मैं रखूंगा y1 इक्वल टू 1, तो मुझे यहाँ से वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, मुझे यहाँ y1 की वैल्यू 1 तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस C1 प्लस C2, C2 वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ C1 इक्वल टू भी हमारे पास क्या आएगा 0, सो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा x क्यूब, ये आपका एक कर्व है, ठीक है, ये आपका एक कर्व है, राइट। तो यही इसकी स्टीम, मतलब ये आपको कर्व इक्वेशन मिल गई, और आपको बाउंड्री पॉइंट्स भी आपको पता चल गए थे, तो यही इसका स्टीमर बन जाता है, यही इसका क्या बन जाता है स्टीमम, तो यह इसका एक्सटीमम है, एक्सट्रीमल, ठीक है, एक्सट्रीमल। कहानी क्लियर नहीं क्लियर बताओ, पूरी बातें समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी उसी प्रकार से, अभी हमने एक्स क्यूब अपॉन वाई डैश स्क्वायर का हमने अभी कराया था, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है।
अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो इसका मैं सीधा रिजल्ट भी लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और सॉल्व भी करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें y इंडिपेंडेंट है। y इंडिपेंडेंट, तो y इंडिपेंडेंट मतलब क्या, डेल एफ अपन डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डेल एफ अपन डेल वाई डैश इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं इसमें रख के करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन इसका डेरिवेटिव करो क्या आएगा, तो वाई डैश रिस्पेक्ट में तो करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो 2 1 3 बन जाएगा, है ना, क्यों 2 1 3 बन जाएगा, इक्वल टू मेरे पास कांस्टेंट। सो यहाँ पे बन जाएगा -2x क्यूब अपॉन सी इक्वल टू वाई डैश क्यूब। क्यों, क्या लग रहा है, बने नहीं बनेगा बताओ पहले, बन जाएगा ऐसा। अगर ऐसा है तो भाई क्यूबिक रूट निकाल देंगे, क्यूबिक रूट निकालेंगे तो y डैश इक्वल टू माइनस का रूट क्यूबिक रूट 2/c और x बन जाएगा, इसको नया कांस्टेंट नाम दे देंगे, तो y डैश इक्वल टू c1x बन जाएगा, तो y इक्वल टू c1x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस b रख लेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टाइप में कुछ बन गया ना, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि कर्व भी नाम याद रखो, इनके कर्व भी नाम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कर्व नाम याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा लगता है, ठीक है। और लेकिन हाँ एक पॉइंट और है यहाँ पर कि भैया जी एक पॉइंट इसमें और है, हम तो उसको ध्यान ही नहीं दिए। अब मेरे पास एक बाउंड्री कंडीशन दी गई है, अब यहाँ पे केवल कांस्टेंट का खेल तो है नहीं कि जो आप कुछ भी कांस्टेंट लेते चले जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं ठीक है सर ये कहानी हमारे पास हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पर काम करना। अच्छा चलो इस पर पहले निकालते हैं फिर इसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें रखता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू निकल के आती है, जैसे मान लो मैं रख देता हूँ, क्या रख दूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो 1 मिलेगा और 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2, तो 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 4a प्लस b, और ये मेरे पास यहाँ पे 3, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मिल जाता है 3a इक्वल टू 3, सो a इक्वल टू मिल जाता है 1, a इक्वल टू मिल जाता है 1, जैसे रखेंगे तो b इक्वल टू हो जाता है -1, b इक्वल टू -1। तो ये भी हमें काम करना है भाई साहब, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -1, यानी आपको कर्व मिल जाएगा x स्क्वायर -1, क्या मिल जाएगा x स्क्वायर -1, ये आपको कर्व मिल जाता है, ठीक है। अब ये किस टाइप का कर्व है ये आप डिफाइन करना बाद में कि किस टाइप का कर्व है, आपको क्वेश्चन में रहते हैं कि किस टाइप का कर्व होगा, ठीक ना, तो अभी आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सेम इसी टाइप से है यार, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर हम सीधे बात करेंगे तो ये सीधे ये भी क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। इतना टफ तो है नहीं जो मैं इसमें डिस्कस करूँ आपसे, है ना। मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो कर्व बनेगा, वो पहला जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे आइलर इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। इसमें आई थिंक ओडी पीडी लगने का चांस है, क्योंकि मैंने अभी इस टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, आपको याद होना चाहिए, जस्ट अभी मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आई थिंक ओडी पीडी लगाने पर कुछ क्वेश्चन बना तो उसी टाइप से एक बनेगा, ठीक है। तो आप इसको लगा के ट्राई करिएगा, मुझे लगता है ये आपके लिए है, होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिए, होमवर्क है आपका, ये भी आपका होमवर्क है, आप इसको भी ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ ट्राई करें, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। तो ये भी क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम इसी टाइप से अभी मैंने आपको बताया, इसमें शो करना है। तो ये क्या है, मेरे पास एक सर्कल का एक क्वेश्चन है, तो ये भी आपका होमवर्क है, आप आराम से करिए। तो आज के लिए इतना ही था, इतने आपको होमवर्क मिल गए हैं, तो फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।